स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार की फी नहीं पे करनी होती है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। और स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। मतलब ये है कि पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपको जाकर देखना है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाते लगाते पूरे चैप्टर का जो है वो क्या हो जाएगा भैया, तो रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि जब भी हम किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं या क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हम एक बार जो है सारे फॉर्मूले और सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो फ्रेशली सारा कॉन्सेप्ट हमारी खोपड़ी के अंदर सेट हो जाता है। राइट तो जल्दी जल्दी जो है मेरे साथ आप सब लोग अपनी कॉपी में इस पूरे चैप्टर का, मैं क्या कह रहा हूं, इस पूरे चैप्टर का क्या करने वाले हो? तो आपने कहा सर हम ना इस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले, 5 मिनट लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? तो आपने कहा सर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। चलो, थर्मोडायनेमिक्स बोले तो ऊष्मागतिकी। सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि पता है ये चैप्टर कैसा है। मतलब ठीक है स्कूल के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, पर नीट, जेडब्ल्यू और सीयूईटी वाले जितने भी है ना, या स्टेट बोर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, मेडिकल ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, कोई भी ले लो, बात समझ में आ रही है? भैया ये बड़ा फेवरेट चैप्टर है सबके लिए, तो बेटा बहुत अच्छे तरीके से अपने को इसको जो है पढ़ना है ना। और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली कहानी। चलिए भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखोगे, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई? ऊष्मागतिकी के बारे में। ऊष्मागतिकी कैसा ऊष्मागतिकी? तो भाई एक नजर में नजर फेर लेते हैं। राइट, एक नजर होता है कि नजर होता है? नजर होता है ना, एक नजर में। चलो, बात समझ में आ गई। अब कहानी की शुरुआत कहां से होती है आपको यदि पता होगा तो भैया हम बात करते हैं तंत्र के बारे में। तंत्र मतलब कोई भी डिब्बा हो सकता है जिसके अंदर होती है क्या? रिएक्शन। तो हमने कहा कि नहीं, हम ना तो तंत्र कहेंगे ना तो हम डिब्बा कहेंगे, हम तो भाई अब केमिस्ट्री वाले हैं, तो हम अपनी स्टाइल में रहेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? निकाय कहेंगे। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है भाई? निकाय से होती है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक ऐसे बनाया, फिर मैंने कहा कि सबसे पहले भैया हम लोगों ने जो है किसके बारे में बात की? तो निकाय के बारे में बात की। और हमने जाना कि इस चैप्टर में 3 प्रकार के निकाय होते हैं। कौन से? तो भाई एक तो है आपका खुला निकाय, जिसमें से द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का क्या हो सकता है? विनिमय हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। एक है भैया आपका बंद निकाय और एक है आपका विलगित। क्या है? तो आपने कहा सर एक है आपका विलगित निकाय। बात समझ में? तो इस तरीके से 3 प्रकार के जो निकाय हैं वो हमने देखे। फिर हमने कहा कि सुनो, जब आप ऊष्मा दे रहे हो किसी निकाय में या फिर ऊष्मा बाहर निकाल रहे हो, तो बेसिकली जो ऊष्मा है वो है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है, हमने कहा यह बात सर अब हुआ ना, अब आ रही है साइंस वाली फील्ड। तो हमने कहा कि भैया हम ऊर्जा के संरक्षण का एक नियम जो है वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं और उसको हम क्या कहते हैं भैया? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बात समझ में? तो हमने कहा कि हम अब बात करेंगे किसके बारे में भाई? प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे। और ये प्रथम नियम क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक द्रव के अंदर, हर एक निकाय के अंदर जो भी चीज भरी हुई है उसके पास होती है एक आंतरिक ऊर्जा, और वो आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा देने या कार्य पर क्या होती है? निर्धारित की जाती है। तो हमने कहा कि डेल यू जो होगा ना वो आपका Q प्लस W के बराबर होगा। फिर आपने कहा कि सर वो जो W होगा उसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। भाई हमने उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात की, फिर हमने जो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात की। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाई है, इसको आप जाकर देख लीजिएगा बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। चलो आ जाओ,
तो अब हम बात करने वाले हैं प्रक्रम के बारे में। और ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो है भैया वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो या तो दाब आपका कैसा हो, निश्चित हो, तो मैंने कहा समदाबी, या तो दाब निश्चित हो। अच्छा यदि दाब निश्चित है तो भैया तापमान भी निश्चित हो सकता है, तो मैंने कहा समतापी। यदि समतापी है तो सम आयतनी भी हो सकता है, सम जो है आयतनी भी हो सकता है। बात समझ में? और कैसा प्रक्रम हो सकता है? तो सर आपने कहा सर एक वो होता है ना जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उसको अपन रुद्धोष्म या फिर रेडिएबैटिक कहते हैं, राइट? आपने कहा हाँ जी सर। तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक। तो ये अलग अलग सिचुएशंस है और इन सभी सिचुएशंस में बेसिकली क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। आपने कहा सर सबसे पहले तो समदाबी है ना, मतलब दाब कैसा होगा? तो एकदम भैया कैसा होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बस एक काम करते हैं ना, चलो एक मैं लिख कर देता हूं। मैंने कहा समदाबी है तो डेल पी जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा। समतापी यदि है मतलब कि डेल टी जो है भैया एकदम मस्त वाली बात, वो भी 0 होगा और डेल यू जो है वो भी कैसा होगा? 0 होगा। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताने वाले हैं इसके लिए सम आयतनी के लिए और रुद्धोष्म के लिए। बात समझ में आई? इस पूरी कहानी को पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पर धावा बोलते हैं। जल्दी से इन दोनों के लिए लिखो, इतना कॉपी में नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे, मजा आएगा। चलिए भैया, तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सम आयतनी यदि है तो डेल वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, मतलब कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और रुद्धोष्म की यदि हम बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो भैया 0 हो जाएगा। बात समझ भाई? मतलब किसी भी प्रकार की ऊष्मा का कोई भी विनिमय या फिर आदान प्रदान जो है वो नहीं होने वाला है। इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और हम बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट अवस्था फलन के बारे में। सवाल पैदा होता है कि सर ये जो अवस्था फलन या फिर स्टेट फंक्शन है ये बेसिकली होता क्या है? तो कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं किसी भी पदार्थ के लिए जिससे कि आप पदार्थ की अवस्था के बारे में पता लगा सकते हो। उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी, जिसको इस पूरे चैप्टर में आपने कई बार सुना हुआ है, राइट? बोलो यस सर। तो कौन सा भैया? एंथैल्पी। चलो तो यहां पर हमने लिखा एक मस्त वाला स्टेट फंक्शन जिसका हमने एक नाम दिया एंड दैट इज व्हाट? एंथैल्पी। एंथैल्पी, राइट? अब ये जो एंथैल्पी है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भैया एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपकी जो आंतरिक ऊष्मा है, आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने कहा सर एंथैल्पी के बारे में अपन ने पूरी बातें की थी और यहां से हमने 2 फॉर्मूले निकाले थे। कौन से निकाले थे? तो बेटा एक फॉर्मूला जो है वो तो ये था, हम यदि एच के टर्म्स में लिखें तो भाई ये आपका यू प्लस पीवी था। बात समझ में? पर यदि हम कहते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर ये फॉर्मूला जो है वो बन गया था क्या? तो उस सिचुएशन में ये जो फॉर्मूला है ये, अरे यार धोखा मत दो, ऐसे मत करो यार, ठीक है? और ये फॉर्मूला कैसा बन गया था? तो बच्चों ये बन गया था आपका डेल एच इज इक्वल टू व्हाट? दैट डेल यू प्लस पी डेल वी। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो एक बात तो ये हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि भैया डेल एच इज इक्वल टू व्हाट? डेल यू। हम कहते हैं कि भैया हमारे सारे अभिकारक और उत्पाद जो हैं वो कौन सी अवस्था में? आपने कहा सर गैसीय अवस्था में। तो हम कहेंगे गैसों की जो मोलों की संख्या है ना उसको हम यहां पर काउंट कर लेंगे आरटी के टर्म्स में। तो यहां पर जाकर हमारा जो चैप्टर है वो 40% कंप्लीट हो गया और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था बच्चों। पर यदि हम बात करते हैं किसके बारे में? एंथैल्पी के बारे में। तो एंथैल्पी परिवर्तन से हमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, डाउट्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो अब हम इस चैप्टर का सेकेंड वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट? एंथैल्पी परिवर्तन। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। सवाल पैदा होता है कि सर एंथैल्पी परिवर्तन जो है यहां पर हम कौन सी चीजों के बारे में देखते हैं? तो भैया एक चीज देख लो, अपने आसपास जितने भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, भले ही वो वाष्पीकरण होगा, भले ही वो गलन होगा यानी कि फ्यूजन होगा, वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन होगा,
या फिर वो जो है आपका सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन होगा। तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए एंथैल्पी में जब परिवर्तन होता है, राइट, तो हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो, अब गलन है तो फ्यूजन लिखेंगे, यहां पर H लिखेंगे, ठीक है। अच्छा भैया, यदि वेपराइजेशन है, वाष्पीकरण है, तो वेप लिखेंगे, फिर यहां पर H लिखेंगे। मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि आपका फॉर्मेशन है यानी कि विरचन है तो आप ऐसे लिखेंगे। यदि कणन हो रहा है, मतलब किसी भी चीज से यदि कोई परमाणु बन रहा है, राइट, तो उसके लिए आप जो है क्या लिखेंगे? तो भैया डेल लिखेंगे, ए लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो यह हमारे पास अलग अलग प्रकार की कौन सी चीज थी? एंथैल्पी में परिवर्तन था, ठीक है। तो बस ठीक है ना, फिर इसको ऐसे बना दो आप, क्या ही फर्क पड़ता है। ये ना, क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, एंथैल्पी में परिवर्तन की जब बात खत्म हुई बात एंथैल्पी में परिवर्तन की, यहां से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब करवाए हैं मैंने। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी से। हर सवाल एनसीईआरटी का कभी ना कभी पूछा गया है नीट और जेडबलई में, और सीयूईटी क्योंकि कुछ ही साल पहले स्टार्ट हुई है, 2-3 साल हो गए, राइट। तो सीयूईटी में भी जो है अब यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए भैया, थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले इस कहानी को लेकर, आ जाओ। इसके बाद हमने एक और अवस्था फलन पढ़ा और हमने कहा हम उसे कहेंगे एंट्रोपी। हम क्या कहेंगे? तो आपने कहा सर एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है? तो भाई अव्यवस्था होता है। एंट्रोपी क्या है? तो भैया ये आपकी अव्यवस्था है। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको जो है एस से रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसे रिप्रेजेंट जो है कैपिटल एस से करोगे। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। अब ये होता क्या है? देखो, एक डिब्बा लिया, आपने कहा हाँ जी सर। डिब्बे के अंदर पानी लिया, आपने कहा हाँ जी सर। पानी को अपन ने गर्म करना शुरू किया, क्या होगा? पानी पहले तो गर्म होगा, उसके बाद फिर वो खौलने लगेगा, फिर वो उबल जाएगा, फिर वो वाष्पीकृत हो जाएगा। ये सब में बेसिकली हुआ क्या कि पानी के कणों के बीच में, अणुओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती गई, वाइब्रेशन जो उनके बीच में था वो बढ़ता गया, राइट। और उनकी जो अव्यवस्था थी, अस्त व्यस्तता थी, वो बढ़ती गई। और हमने कहा कि ये क्या हो गया? उसकी एंट्रोपी है। अब ये जो एंट्रोपी होती है बेसिकली ये किस पर डिपेंड करती है? तो आपने कहा सर ये ऊष्मा पे भी डिपेंड करेगी और ताप पर भी डिपेंड करेगी। तो यहां से हमने एक नया वाला कॉन्सेप्ट निकाला। पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है? बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि भैया एंट्रोपी जो रहेगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एच बटे यहां पर टी लिख सकते हैं, या फिर हम यहां पर क्यू लिख सकते हैं और बटे टी लिख सकते हैं। बात टी कैपिटल वाला। तापमान कब होगा? जब दाब को आप कैसा मान लोगे? निश्चित मान लोगे। यहां से एंट्रोपी की एंट्री हुई। इसके बाद आता है भैया स्वप्रवर्तिता यानी कि स्पॉन्टेनिटी, राइट। और वहां पर हम कहते हैं की क्या कहते हैं? सुनो ध्यान से। तो इसके बाद एंट्री होती है स्वप्रवर्तिता की, प्रवर्तिता। और स्वप्रवर्तिता क्या कहता है? स्पॉन्टेनिटी कहता है। वो इसके बारे में हम ये जानते हैं कि अभिक्रियाएं जो हैं वो दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो अपने आप या तो बाहर से अतिरिक्त बल लगाने पर। बात समझ में? या तो अपने आप या फिर बाहर से अतिरिक्त बल लगाने पर। यदि अपने आप हो रही है, इसका मतलब ये कि वो जो अभिक्रिया है वो स्वप्रवर्तित है, स्पॉन्टेनियस है। पर ये कैसे बताओगे आप? तो फिर एंट्री होती है एक भयंकर वाले कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो गिब्स ऊर्जा। बात समझ में? तो बिना गिब्स ऊर्जा के एनर्जी के जो है आप स्वप्रवर्तिता को समझ ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपने कहा कि गिब्स ऊर्जा जो भी होगी, इससे हम एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा ना बबुआ, उसको इजीली क्या कर लेंगे? तो आपने कहा सर हम इसको समझ लेंगे, दैट्स ऑल। तो यार मेरे को ना थोड़े ना ये इसके साथ मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, और इसके साथ तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। चलिए, तो इस तरीके से स्वप्रवर्तिता हो गई, यहां पर गिब्स ऊर्जा हो गई। और ये जो गिब्स ऊर्जा है ये किस पर डिपेंड करेगी? तो भैया ये डिपेंड करेगी एंथैल्पी परिवर्तन पे। अब आप बोलोगे सर इतना सारा एक ही बार में,
टॉपिक वाइज मैं सारे कंप्लीट कर चुका हूं, वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से रगड़ा हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा, भयंकर मजा आएगा। चलिए गिब्स ऊर्जा के बारे में हम यदि बात करेंगे तो हमने कहा कि डेल जी जो होगा आपका राइट वो होगा भैया डेल एच माइनस टी डेल एस। और एक लास्ट टॉपिक है एक लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हम रासायनिक साम्यता के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जहां पर गिब्स ऊर्जा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बात समझ में आई? तो फिर हमने कहा कि भैया सुनो, अब यदि ये सारी चीजें हो गई हैं तो रुको यार, तो रुको, हम बात करेंगे गिब्स ऊर्जा एवं किसके बारे में? साम्यावस्था के बारे में। तो हम बात करेंगे गिब्स ऊर्जा और किसके बारे में? तो भैया साम्यावस्था के बारे में। बात समझ में आई? तो बस ये अपना पूरा अध्याय था बेटा। यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक चीज दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए कि यदि डेल जी में परिवर्तन नेगेटिव है, मतलब यदि गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन होगी, जो अभिक्रिया होगी, जो प्रक्रम होगा, वो कैसा होगा? आपका स्वप्रवर्तित होगा। बात समझ में आई? और यदि वो पॉजिटिव है तो वो अस्वतः प्रवर्तित होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी थी जो इस पूरे चैप्टर में हमने देखी है। बहुत सारे फॉर्मूले भी मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। फॉर्मूले जब सवाल आएगा तब वहां पर हम साथ साथ में करते जाएंगे, क्योंकि 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 क्वेश्चंस बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चैप्टर को क्या करने का? रिवाइज करने का। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट करो रे बाबा। कर लिया? और अब हम जो है पहले वाले सवाल पर क्या करने वाले हैं? धावा बोलने वाले हैं। आ जाओ। तो पहला सवाल कहता है कि भाई आपके पास 2 मोल आदर्श गैस है। इसको जब आप 273 केल्विन ताप पर, 273 केल्विन बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपके पास 2 मोल आदर्श गैस है, मतलब n बराबर आपके पास 2 है, तापमान बराबर आपके पास 273 केल्विन है, प्रेशर बराबर आपके पास 2 atm है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रक्रम के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो कितना होगा? तो सबसे पहले तो देखो, आदर्श गैस के बारे में बात हो रही है, तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और यदि ये सिचुएशन होती है तो एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा? तो भाई 0 होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा? तो भाई 0 होगा। दैट्स ऑल। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवाया था। ये बढ़िया वाला सवाल है बेटा, इसको बढ़िया से दिमाग में फिट करेंगे। हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आइए। क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर, आ जाओ बेटा। देखो क्या कहा था मैंने, क्या कहा था? सुनो ध्यान से। मैंने कहा था आपसे कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है इसके अंदर हेज का नियम छिपा हुआ है, इसके अंदर बॉर्न हेबर्ट साइकिल छिपा हुआ है, बॉर्न हेबर्ट चक्र छिपा हुआ है, राइट? तो बस आ गया ना सवाल वहां से। आपसे पूछा गया है कि ये जो अभिक्रिया दिख रही है इसमें एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो क्या होगा। साथ में इन्होंने कहा है कि हमारे पास H2O2 और H2O की जो विरचन की ऊष्माएं हैं वो क्रमशः कितनी दी गई हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, -188 किलो जूल प्रति मोल H2O2 के लिए, और H2O के लिए कितना? तो भैया -286 किलो जूल प्रति मोल। दैट्स ऑल। काम करते हैं, ये समीकरण अपने को लेकर आना है ना, ला लेंगे। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की विरचन की जो ऊष्माएं हैं वो अपने को भाई दी हुई है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो H2O2 बनाते हैं। विरचन यानी कि फॉर्मेशन कब होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, जब जिस भी चीज को बना रहे हो उसका सिर्फ एक अणु बने, पहली बात, एक मोल बने, एक अणु बने। दूसरी बात कि वो तत्वों से मिलकर बने। बात समझ में आई? अब जैसे आप बेटा H2O2 बना रहे हो तो यार इन दोनों को कहां लिखें? वहां लिख दूं क्या ऊपर? हाँ, वहां ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? तो मैंने यहां पर लिख दिया दिया गया है, मैंने लिखा दिया गया है, राइट? H2O2 और H2O बनाना है, तो मैंने कहा कि भाई H2O2 जो है वो बनाना है आपको, लिक्विड स्टेट में बनेगा, और किन से मिलकर बनेगा?
H2O2 बोले तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किन से मिलकर बनेगा? तो आपने कहा सर पता है किससे मिलकर बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। तो बेटा ये तो आपका H2 हो गया और ये आपका O2 हो गया, और ये दोनों जो है वो दे रहे हैं क्या? H2O2। बात समझ में आ गई। और कितनी ऊर्जा बाहर निकल रही है? तो आपने कहा सर -188 किलो जूल प्रति मोल। चलो डेल एफ एच -188, ये पहली बात हो गई। अब ऐसे ही अपन जल के लिए भी बना लेते हैं। तो अब जल को आप यहां पर रख दीजिए। अब जल जो है वो किससे मिलकर बनेगा? तो आपने कहा सर देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, खेल खत्म। 2 हाइड्रोजन 1 आपका ऑक्सीजन, राइट, और खेल हो गया खत्म। और फॉर्मेशन की यदि हम बात करते हैं, राइट, तो ये हो गया आपका -286 किलो जूल प्रति मोल। -286 किलो जूल प्रति मोल पर ये कहानी कैसे हो गई भाई? लॉक हो गई। ये बनाना है आपको, यही बनाना है ना? तो आपने कहा सर ये जो समीकरण हमको बनाना है, यहां पर ये 2H2O2 जो दिख रहा है ये आपका अभिकारक में है, और जो 2 समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं वहां पर वो उत्पाद में है। तो क्या किया जाए कि वो अभिकारक में आ जाए? ये वाला, वो तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो बनाना है आपको। तो आपने कहा सर इस वाले को पलट दें तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इस वाले को पलटेंगे, यदि हम रिवर्स कर देंगे तो H2O2 तो अभिकारक में आ जाएगा, पर यहां पर 2 लगाए। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाले समीकरण को पलट देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। पहले वाले समीकरण को पलट देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, और दूसरे वाले को भी हमें, दूसरे वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 2H2O यहां पर दिया हुआ है, उत्पाद में दिया हुआ है। आपने कहा सर 2H2O ये यहां पर दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? उत्पाद में दिया हुआ है। कुल मिलाकर अभिकारक और उत्पाद के बीच का पूरा खेल है, पिछली कक्षा में भी हमने जाना था, राइट। चलिए, तो ये उत्पाद में दिया है पर 2 दिए हैं, ये उत्पाद में दिया है पर 1 ही दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो बस भाई बड़ी सिंपल सी कहानी है कि मुझे इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं बेटा। मैंने कहा इसको समीकरण नंबर 1, मैंने कहा इसको समीकरण नंबर 2, और अब मैं जो भी चीज लिखने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। यह है कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर मैं लिखा, ठीक है। चलो, तो भैया अपन क्या करने वाले हैं, हम जो है समीकरण 1 को पलट दो, और दो से क्या कर दो? तो भाई गुणा कर दो। यह पहली कहानी। दूसरी कहानी है समीकरण 2 को सिर्फ 2 से गुणा कर दो। बात समझ में आई? तो समीकरण 2 जो है उसको आपको क्या करना है बबुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। 2 से आपको जो है भैया गुणा करना है। आपने कहा सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आएगा उसको आपस में जोड़ दो, खत्म खेल। मैंने कहा चलो, धनिया मिर्ची फ्री में दिया। बात समझ में आई? मैंने कहा भैया चलो यहां पर निपटाओ, बात खत्म हो गई। धनिया मिर्ची फ्री, खत्म बात। आओ और फिर दोनों को जोड़ दो, और जोड़ दो। बात समझ में आई बेटा? तो किसको जोड़ना है? समीकरण 1 को पलटकर 2 से गुणा करना है, और समीकरण 2 को जो है 2 से गुणा करना है। और ऐसा अपने को क्यों करना है? क्योंकि कैसे भी करके हमें ये इक्वेशन बनानी है। यहां अभिकारक में 2H2O2 है, अभिकारक में नहीं था तो उसको रिवर्स करके अभिकारक में ले आए। सिंगल था H2O2 तो उसको 2 से गुणा कर दिया। तो जब इन सबको 2 से गुणा करेंगे तो उस ऊष्मा को भी हम 2 से क्या करेंगे भाई? गुणा करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। बात समझ में आई? मस्त वाली बात, एकदम मस्त वाली बात। चलिए भाई, तो करते हैं रिवर्स, उसको रिवर्स करते हैं। चलो, 2H2O2 and it gives what?
2H2 प्लस 2O2, वो रिवर्स हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगा। डेल आर एच इज इक्वल टू 188 गुणा 2। चलिए नीचे वाले इक्वेशन को हमें सिर्फ 2 से गुणा करना है, दैट्स ऑल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और भैया ये हो जाएगा आपका O2 प्लस यहां पर हो जाएगा, अरे गुरुजी जोश में नहीं आना है गुरुजी, इससे तो 2 से गुणा किया है, इसको भी 2 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा O2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2H2। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, एकदम मामला चकाचक है। ठीक है, चलिए और जो ऊर्जा होगी अब उसको भी आप डेल आर एच लिखोगे बेटा। अब डेल एफ एच नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर्मेशन होते टाइम सिर्फ एक अणु बनता है, पर यहां पर 2 अणु अब आपको मिल रहे हैं, इसलिए डेल आर एच आप इसको लिखोगे एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, -286 इंटू 2। आंसर का नेगेटिव में आना तय है, बात हो गई खत्म। चलो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम हमेशा जैसा कि करते हैं, हम यहां पर एक लाइन मारेंगे। हमने यहां पर एक लाइन मार दी क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम जोड़ रहे हैं। चलो बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, जोड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, तो मैं कह रहा हूं कि भैया इधर वाले को इधर वाले से जोड़ूंगा। जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं। और 2H2 प्लस O2, सबके अभिकारक जोड़ लिए। आपने कहा हां जी सर, अब हम सबके उत्पाद जोड़ेंगे। 2H2 प्लस 2O2 प्लस 2H2O। यार सब में 2 का मल्टीप्लाई, इसको छोड़ के। बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, मस्त वाली कहानी। ठीक है, कुछ तहस नहस हो रहा है क्या भाई? बिल्कुल हो रहा है। 2H2 जो है 2H2 से तहस नहस हो गया, उड़ गया। यहां पर मुझे O2 दिख रहा है, वहां पर मुझे 2O2 दिख रहा है। इधर वाला जो O2 है ना, वो घूम के उधर जाएगा, 2O2 के साथ माइनस हो जाएगा, सिर्फ O2 बचेगा। तो अब अपने को जो समीकरण मिला वही तो चाहिए था। अब अपने को जो समीकरण मिला वही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। बोलो यस सर, यही तो चाहिए था। बोलो यस सर, बस खत्म बात। भैया इस सवाल में मैं बहुत समय लगाया हूं, आगे के सेम जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा बेटा। पहला सवाल था ना, इसलिए। ठीक है, चलिए चल, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। मस्त वाली ये कहानी है। तो ये हो गया आपका 2H2O2 गिव्स O2 प्लस आपको मिला 2H2O। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, पर कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसा हमने समीकरण के साथ किया, जैसा हमने समीकरण के साथ किया, हम वैसा का वैसा किसके साथ करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, इनके साथ भी, इनको भी तो जोड़ेंगे आपस में। तो भाई डेल आर एच जो होगा हमें इस वाली अभिक्रिया के लिए चाहिए, राइट, वो हो जाएगा आपका 188 गुणा 2 माइनस 286 गुणा 2। तो भैया आंसर तो नेगेटिव में है, ये तय है। आप बोलोगे सर कैसे? जादू से। अरे भाई ये वैल्यू छुटका आएगी, ये वैल्यू जो है वो बढ़का आएगी। छुटका वैल्यू से बढ़का वैल्यू को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? आपका नेगेटिव में ही तो आएगा। आपने कहा हाँ जी सर, तो ये तो बढ़का गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब सुनो, ये पॉजिटिव होगा, 190 के हिसाब से अपन लगा लेते हैं, ठीक ठीक। 380 यहां आ रहा है बेटा, 290 के हिसाब से अपन ठीक ठीक लगा लेते हैं, तो 580 के आसपास उधर आ रहा है बेटा। 380 580 के आसपास उधर आ रहा है बेटा। तो 380 में से 580 को जब मैं घटाऊंगा तो लगभग 200 के आसपास आएगा। नेगेटिव में 200 नहीं है, क्योंकि 200 नहीं है, पर देखो 198 तो है ना, तो बस यही अपना सही आंसर होगा। अब भैया कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चे हो, अब ये मत बोलना कि सर नहीं 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 सर पूरा ही करके दिखाओ सर। हम नहीं सर, हमको पूरा करके दिखाओ सर। तो ऐसा मत करना बबुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। ये देखो, ये क्विक अब कैलकुलेशन जो है ना वो सीखो, ये भी सिखाया है मैंने आप लोगों को। क्विक कैलकुलेशन जो है वो सीखिए और आंसर जो है वो इतना आ जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट कर लो, चेक भी कर लेते हैं अपन।
ठीक, आपने कहा है, वाह गुरुजी क्या बात है। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है कि जब कोई द्रव उबलता है, उबाल दे, ये उबाला, चलो। मैंने कहा भैया जब कोई द्रव जो है वो उबलता है, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एक डिब्बा रखा हुआ है और इस डिब्बे के अंदर पानी भरा हुआ है या कोई भी द्रव ले लो आप, और हम नीचे से जो है इस द्रव का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं बबुआ। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई द्रव जो है वो कैसा होगा, उबलेगा, तब होगा क्या, कणों के बीच की जो दूरी है उसमें परिवर्तन आएगा, गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी, साथ साथ जो है कण एक दूसरे से दूर जाने की भी कोशिश करेंगे, टकराएंगे भी, कोलिजन यानी कि दोनों के बीच में जो संघट्ट है वो भी बढ़ जाएगा, और इससे जो एंट्रोपी है, बात समझ में आई, वो कैसी होगी, तो भाई बढ़ जाएगी, क्योंकि कणों के बीच की जो अव्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी, डगमगा जाएगी। कण बोलेंगे कि हमको जो है भैया बहुत छेड़खानी कर रहे हो, हमको चैन से जीने दो, हम इधर उधर जाएंगे और हम एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था जो है वो बढ़ाएंगे। तो आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वही एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो हलवा क्वेश्चन, ठीक है, मस्त वाली बात, आगे बढ़ेंगे भैया। एक अभिक्रिया यहां पर दी गई है और इस अभिक्रिया में पूछा गया है कि डेल एच माइनस डेल यू क्या होगा। कवि का कहना है कि यहां पर डेल एच माइनस डेल यू क्या होगा। तो हमने कहा सुनो भैया, क्या आप डेल एच बराबर डेल यू के बीच में रिलेशन जानते हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल जानते हैं, मस्त वाली बात। तो एक फॉर्मूला तो होता है डेल एच, यहां पर डेल यू है, बात समझ में आई, और भैया यहां पर है आपका प्लस पी डेल वी, और एक फॉर्मूला है डेल एच इज इक्वल टू वॉट, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो अब हमारे पास सूत्र कितने हैं। तो आपने कहा सर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब कौन सा वाला लगाएंगे बाबू बताओ जरा। तो आप कहोगे सर देखो आर टी आर टी आर टी दिख रहा है, इसका मतलब एक काम करते हैं, इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, इसको अपन ओके कर देते हैं। बात समझ में आई। तो मैंने कहा ठीक है भैया चलो ऐसी वाली बात भी है। तो मैं लिख सकता हूं डेल एच माइनस डेल यू, मैं लिख सकता हूं डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू कितना। तो आपने कहा सर डेल एन जी आर टी। अब बेटा आर टी तो सब में दिख रहा है, डेल एन जी निकालेंगे। अब कुछ हमारे धुरंधर होंगे जो हमसे बोल रहे होंगे कि सर डेल एन जो है वो कितना होगा, मोलों की संख्या में परिवर्तन जो है वो कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, गैसीय मोलों की संख्या लेते हैं बेटा, गैसीय मोलों की संख्या। देखो जी लिखा हुआ है ना, जी फॉर गैस, नॉट जीनियस हियर। हाँ यदि आपको ये पता है तो फिर आप जीनियस बन जाएंगे। तो जी फॉर गैस, तो हम सिर्फ जो है कौन सी बात करेंगे, हम भैया सिर्फ गैसीय मोलों की जो संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे करेंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मैंने कहा सुनो भैया, डेल एन टोटल यदि आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। बात समझ में आई। तो एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मतलब उत्पाद के मोलों की संख्या में से आप जो है अभिकारक के मोलों की संख्या को घटा दो। आपने कहा ओके सर जी। तो भाई प्रोडक्ट में मोलों की संख्या कितनी है गैसीय अवस्था में। तो आपने कहा सर 3 है सर। और रिएक्टेंट में कितनी है, तो देखो C3H8 होगा। एक तो ये हो गई है ना, 1 मोल तो ये हो गया, 5 मोल ये हो गए। तो 3 में से कितने घटाए अपन ने, तो भाई 1 + 5 सॉल्व करना पड़ेगा ना, बहुत भयंकर वाली मैथ्स है ना, पक्का ना। चलिए तो 3 - 6 इज इक्वल टू व्हाट, -3, दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका -3 और आर टी तो है ही बेटा। मतलब हम लोगों ने भैया गर्दा उड़ा दिया है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये लो, अब क्वेश्चन तो इजी था, पर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उस समय पर हो जाती है थोड़ी बहुत दिक्कत। क्लियर है कहानी। आपने कहा हाँ जी सर, एकदम मस्त वाली चकाचक बात है, बढ़िया से आप इसको नोट करेंगे। हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट आप सभी लेंगे और हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो
सवाल दिया गया है, बढ़िया से पढ़िए और देखते हैं भैया आंसर क्या आता है ना। चलो करो, आपने कर लिया होगा ट्राई और भैया मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है वो भी आ गया होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, मस्त वाली बात, हम क्या करेंगे, हीरो बनेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। हमने कहा भाई 1 मोल बर्फ है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित जल में परिवर्तित करना है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा। मतलब ये कि यहां पर कवि कहना चाहता है कि भैया H2O है, थोड़ा इधर लिखते हैं ना यार इसको यार, चलो, तो यहां पर कवि कहना चाहता है कि H2O है, सॉलिड स्टेट में है, अब आप इसको परिवर्तित कर रहे हो किस में, तो भाई H2O है और ये लिक्विड स्टेट में है। सॉलिड से आप बना रहे हो उसको लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, मतलब की आपको यहां पर कुछ ना कुछ ऊष्मा तो देनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट आपको गलन की ऊष्मा तो देनी पड़ेगी, और इससे इसकी जो एंट्रोपी होगी यानी कि अव्यवस्था होगी उसमें क्या होगा, तो आपने कहा सर परिवर्तन होगा, सर परिवर्तन। चलो भाई ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, मतलब डेलेस क्या होगा, डेलेस जो है वो क्या होगा। बात समझ में आ रही है, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? ओके फाइन। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई जैसे आप बर्फ को जल में परिवर्तित कर सकते हो, कुछ इसी तरीके से आप जल को भी बर्फ में परिवर्तित कर सकते हो। मतलब बात यहां पर किसकी हो रही है, रिवर्सिबल सिस्टम की हो रही है, बात यहां पर उत्क्रमणीय प्रोसेस की हो रही है। तो बस खत्म बात, डेल एस इज इक्वल टू कितना होगा बबुआ, तो आपने कहा सर क्यू ऑफ रिवर्सिबल डिवाइड बाय तापमान यानी कि टी। अब क्यू रिवर्सिबल कितना है, तो आपने कहा सर 6 किलो जूल प्रति मोल है, 6 किलो जूल प्रति मोल है ना। तो एक काम करो, सबको अपन जूल में कर लेते हैं, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 6000 किलो, अब किलो तो हट गया यहां से, जूल प्रति मोल मैंने यहां पर लिख लिया, खत्म बात। और मैं कह रहा हूं कि भाई जो तापमान है वो कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा सर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब कई बार मेरे जितने भी धुरंधर चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो पता है क्या करते हैं, सीधे यहां रखते हैं 0, सीधे क्या करते हैं 0 रखते हैं और बोलते हैं सर आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो वो तो दिया ही नहीं है और 0 रखना भी नहीं है। एक रूल दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए, तापमान जो है उसको आपको किस में लेना है भाई, केल्विन में लेना है। तो इसका मतलब यहां पर 0 नहीं आएगा, 273 आएगा बेटा। बात समझ में आ गई। अब यदि आप 6000 को 273 से, या फिर आप ये कह लो कि 1 2, यदि आप 60 को, ये केल्विन है यहां पर, ठीक है, 2.73 जो है इससे डिवाइड करते हो, यूनिट तो बनी जाएगी आपकी, देखो केल्विन और प्रति मोल, तो ये एंट्रोपी की तो इकाई बनी गई ना आपको। तो आप यदि 60 को 2.73 से आप यदि डिवाइड करते हो, तो आंसर जो है देखो, 3 से करते हो तो 20 आता, 2 से करते तो 30 आता, तो जो आंसर आएगा वो आपका 20 और 30 के बीच में आएगा। ये कैलकुलेशन वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पूरा फिर से कैलकुलेट करते बैठोगे तो बेटा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और जब बात एमसीक्यूज की होती है तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट में समय ज्यादा लगाइए, कैलकुलेशन में आप समय कम लगाइए, क्योंकि यहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर लाना नहीं है, वो तो दिया हुआ है ना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। बात समझ में? तो ये जो वैल्यू होगी ये 20 से ज्यादा होगी, 30 से कम होगी। अब देखो 73 दिया हुआ है, मतलब 20 से थोड़ी ज्यादा ही होगी। बात समझ में? तो ये वैल्यू हो सकती थी पर नहीं होगी, ये तो होगी नहीं, और ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर जो है वो आपका यही होगा। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और हम करेंगे इसके बाद एक बहुत शानदार वाला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किसके लिए जो डेलेस है वो 0 से अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि डेलेस का जो मान है वो 0 से अधिक है, 0 0 0 0। इसका मतलब कि भैया एस ऑफ जो प्रोडक्ट है, अच्छा इस बार अपने हिंदी में लिखेंगे, वो कैसा है, ज्यादा है एस ऑफ अभिकारक। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, ये कैसा होगा, तो भाई एस ऑफ अभिकारक से ही कैसा होगा। ठीक है, एस उत्पाद जो है वो एस अभिकारक से कैसा होगा, तो भाई ज्यादा होगा। क्लियर हो गई कहानी? अब करना क्या है, आपको सिर्फ गैसीय मोलों की संख्या की बात करनी है, बस सिर्फ आपको जो है गैसीय मोलों की संख्या की बात करनी है। तो पहले अपन उनमें तो टिक लगाई दें, जैसे इसमें हम इसे काउंट करेंगे,
नहीं, एंट्रोपी है ना, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि अव्यवस्था जो है वो कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। अब आप बात कर रहे हो कि भाई डेल एस जो है वो शून्य से अधिक है, मतलब अव्यवस्था जो है वो बढ़नी चाहिए, उत्पाद की जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, अभिकारक की जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो आपने कहा सर कम होनी चाहिए। निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर ये गैस है, तो इस हिसाब से यदि यहां पर ये गैस है तो एंट्रोपी कैसी होगी, ये कम होगी। एंट्रोपी कैसी होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है? इस पूरे की ज्यादा होगी, इस पूरे की कैसी होगी भाई, कम होगी। कैसे पता चला? दो छोटे छोटे अणु, उसमें से भी एक गैस, एंट्रोपी ज्यादा होगी। यहां पर आपके पास सिर्फ एक अणु है और वो भी कैसा, ठोस अवस्था में, एंट्रोपी कैसी होगी, कम होगी। तो यहां पर आपका जो डेल एस होगा ना वो शून्य से कम होगा, वो नेगेटिव होगा। अपने को जो डेल एस है ना बबुआ वो चाहिए पॉजिटिव, भाई शून्य से ज्यादा है। यहां पर आ जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं भाई एक्वस है और ये सॉलिड स्टेट में है। एक्वस है मतलब जो नमक है NaCl है उसको आपने पानी में घोल दिया है, तो एक्वस है। और यहां मैं कह रहा हूं कि भाई सॉलिड है, मतलब जब घुला हुआ नमक को आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो व्यवस्था ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अव्यवस्था या एंट्रोपी जो है वो कम हो जाएगी। तो डेल एस जो, एक मिनट गुरुजी धोखा नहीं करना है, बात समझ में। और यहां पर भी डेल एस कैसा हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये भी आपका नेगेटिव होगा। ये ज्यादा है ये कम है। चलो यहां पर आते हैं। यहां पर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि भैया ये ठोस है और ये दोनों एक्वस है, उल्टा हो गया। मतलब ठोस नमक को NaNO3 को आपने जल के अंदर डाला और वो जो है आयनों में विभाजित हो गया और उसके बाद जो है उन्हें जल के अणुओं के साथ कनेक्ट भी हो गया, तो एक्वस हुआ। तो अब इसकी एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो भैया ये आ जाएगा आपका डेल एस कैसा, पॉजिटिव। फिर भी आपको यदि वैसे कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, पर यदि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है एंट्रोपी वाला, प्लीज आप जाकर पढ़िए। मैंने सारे एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था जो एग्जाम में आते हैं। यहां पर हम यदि देखें तो भाई ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, छोटे छोटे अणु मिलकर यदि एक बड़ा अणु बनाते हैं, छोटे छोटे अणु मिलकर यदि एक बड़ा अणु बनाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि घनत्व बढ़ जाता है, अणु का आकार जो है वो बढ़ जाता है, अणुओं की संख्या कम हो जाती है और इससे एंट्रोपी या अव्यवस्था जो है वो भी कैसी हो जाती है, तो भाई कम हो जाती है। तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जी हां, यही क्या है, सही जवाब है। क्या है, सही जवाब है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये जो होगा वो क्या होगा भाई, सही जवाब होगा। दैट्स ऑल। खेल कैसा हो गया, तो बिल्कुल खेल खत्म हो गया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए भैया इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप क्या करने वाले हैं, तो भाई नोट करने वाले हैं। ठीक है जी, यस सर। चलो क्या कहते हो, एक और सवाल निपटा दें, मस्त वाला। चलो आ जाओ। चलिए भैया तो एक और सवाल अपन निपटाते हैं। अब यहां पर बात हो रही है किसके बारे में भाई, तीन वायुमंडल के निश्चित बाह्य दाब पर एक आदर्श गैस का जो आयतन है वो 4 डीएम क्यूब से 6 डीएम क्यूब जो है प्रसारित हो जाता है। भैया आपने कहा ओके सर, मतलब V1 कितना दिया है, तो भैया 4 डीएम क्यूब दिया हुआ है। V2 कितना दिया हुआ है, तो 6 डीएम क्यूब दिया हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि डेल वी हम यहां से निकाल सकते हैं, और डेल वी हमारा जो होगा वो कितना होगा भाई, 6 माइनस 4 डीएम क्यूब होगा। 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही हलवा वाली बात हो गई, 2 डीएम क्यूब बचा। बात समझ में आ गई? अब बोल रहे हैं भाई कि भाई किया गया कार्य आपको बताना है, तो मैंने कहा एक बड़ा सा डब्ल्यू जिसमें छिपी हुई है केमिस्ट्री या फिर थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने कहा एक बड़ा सा डब्ल्यू लिया और फिर मैंने लिखा यहां पर P इंटू डेल वी। बात समझ में आई? अब P कितना दिया है, तो आपने कहा सर 3, तो ये हो गया अपना कितना, ध्यान से देखेंगे। अच्छा किया गया कार्य बोल रहे हैं ना, वायुमंडल के निश्चित बाह्य दाब में एक आदर्श गैस का आयतन डीएम से, ओके 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 फाइन। चलिए तो ये नेगेटिव में आएगा अपना वर्क डन जो है वो किस में आएगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये नेगेटिव में आएगा। पूछो क्यों, आप बोलोगे सर ये भी तो 3 है और डेल वी जो है वो आपका 2 है, तो ये तो फिर इतना हो जाना चाहिए। बात समझ में, मतलब ये यहां पर आपका एटीएम हो जाना चाहिए और ये यहां पर डीएम क्यूब हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो आंसर जो है वो तो यहीं आना चाहिए, ये
हो सकता है आप ये वाला आंसर लिख दें। बात समझ में आ रही है? पर देखो यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। नेगेटिव में क्यों आएगा और ये आंसर क्यों नहीं आएगा, मैं दोनों ही चीजें आप लोगों को बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर एक पिस्टन सिस्टम है और एक गैस है जो कि देखो ये यहां पर एक पिस्टन सिस्टम है, यहां पर एक पिस्टन बना है। बोलो यस सर। पहले जो था 4 DM³ था, पर प्रसरण हुआ इसमें, देखो बाहर से तो दाब लग ही रहा है, बात समझ में, बाहर से दाब कितना लग रहा है, पर ये जो दाब है उससे भी ज्यादा है, बाहर से जो दाब है वो तो लग ही रहा है, कितना है 3 ATM है बेटा, पर अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है कि बाहर के दाब का कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये 4 DM से थोड़ी देर बाद पिस्टन यहां चला गया और ये टोटल जो है वो आपको 6 DM मिल गया। बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि निकाय पर हमने वर्क नहीं किया, निकाय पर वर्क करते तो उसको संपीड़ित करते। बात समझ में आ रही है? ये प्रसारित हो रहा है मतलब इसने वर्क किया, ये जो निकाय है इसने काम किस पर किया, तो भाई परिवेश पर काम किया। किस पर काम किया? तो बच्चों ये परिवेश पर काम किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसीलिए W जो है वो आउट हो रहा है, इसलिए आ जाएगा -3 ATM, ठीक है, DM³। अब आप बोलेंगे सर दिस इज गिवन इन ATM, पास्कल में तो ये है नहीं, पास्कल में होता, यदि ये लीटर में होता या फिर आपके मीटर क्यूब में होता, तो ये मीटर क्यूब में होता, तो उस सिचुएशन में सीधे सीधे जूल आ जाता। बात समझ में? बट दिस इज गिवन इन व्हाट? आपने कहा 1 मिनट, ये कौन सी वाली मैथ्स कर रहे हैं गुरुजी? चलो 3 दूने कितना हो जाएगा, तो भाई ये माइनस आपका 6 ATM DM³ हो जाएगा। बात समझ में? पर क्योंकि अब ये ATM में दिया हुआ है, ये देखो बल आपका जो प्रेशर है, दाब है, ना तो वो पास्कल में दिया है, ना ही आपका जो आयतन है वो किस में दिया हुआ है, भाई मीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर, यदि यूनिट्स गिवन होती तो आंसर ये होता, जूल की जगह यदि ये यूनिट्स होती तो आंसर ऊपर वाला होता। बात समझ में आ गई? पर सब कुछ जूल में दिया हुआ है, तो फिर यहां पर इन्होंने हेल्प की कि 1 ATM और ये यहां पर बेटा DM³ जो है वो इसके बराबर होता है। पूरा लिखेंगे अपन उसको, तो 6 ATM DM³ किसके बराबर होगा? तो आपने कहा सर 6 गुणा कितना, 101.3। ये 101.332 जो है, इसको जब हम यहां पर लिखेंगे पूरा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर भाई सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 तिया 18 कि 8 हाथ की 1, 6 कम 6 और 1 7, 0 और 6 कम 6, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 0, यहां पर 6, तो ये हो जाएगा 607.8। क्या ऐसा कहीं पर है? तो ये तो नहीं हो सकता, ये करीब दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो ये ऑलमोस्ट 608 के आसपास होगा और यही क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। तो देखो सवाल देखने में बहुत छुटकू दिख रहा है, ये सवाल देखने में बहुत छुटकू दिख रहा है, पर इसके अंदर बहुत सारे छिपे हुए हैं। क्या? तो आपने कहा सर कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। बात कैसी हो गई? खत्म हो गई। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल मस्त वाली बात हो गया भैया, आंसर आ गया अपना, ठीक है। चलो, इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इसके पहले वाले अध्याय में और इसके बाद वाले अध्याय में, मतलब द्रव्य की अवस्थाओं में, ऊष्मागतिकी में और उसके बाद वाले अध्याय की रासायनिक साम्यता में इकाइयों का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो खेल जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे। एंट्रोपी को, क्योंकि मुझे आप लोगों को ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम समझाना था, बात समझ में आ रही है, इसलिए इन्होंने एक सवाल ही बनाकर दे दिया। हमने कहा ओके जी, चलिए। एंट्रोपी को ऊष्मागतिक प्राचल मानने पर किस प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारक होती है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम की बात करें तो वो ये कहता है कि दुनिया में जब भी कोई प्रक्रम होता है, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई प्रक्रम होता है, तो उससे उस प्रक्रम के होने से जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इसका मतलब भाई उत्पाद की एंट्रोपी जो है इस पूरे ब्रह्मांड में वो अभिकारक से कैसी होगी? हमेशा ज्यादा होगी। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा जो है वो कैसी होते रहती है? भाई बढ़ते रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल एस ब्रह्मांड हमेशा ज्यादा होगी किससे? शून्य से। ऐसा हमेशा होगा, ये हमारा सेकंड लॉ कहता है बबुआ। ये हमारा क्या है? तो भैया सेकंड लॉ कहता है। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है ना वो हमेशा कैसी हो रही है?
बढ़ रही है, तो इसको हम सेकेंड लॉ कहते हैं। बात समझ में। अब एस ब्रह्मांड क्या होगा, तो भाई ब्रह्मांड में दो ही चीजें आती हैं, बोलो यस सर। ब्रह्मांड में दो ही चीजें आती हैं, और वो कौन सी हैं, तो परिवेश आता है और इसको अच्छे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों परिवेश आता है और कौन आता है, तो भाई सीधी सी बात है, निकाय आता है। तो एक आपका परिवेश आता है, एक आपका निकाय आता है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। बात समझ में। तो कुल मिलाकर बेसिकली ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा वाला नियम है उसी को घुमा फिराकर यहां पर भैया पूछा गया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया से इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, ठीक। आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली ये कहानी है ना। बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई। तो ये बात हो गई कि इसकी आपकी एंट्रोपी की बात हो गई। इस कहानी को थोड़ा हम और लेकर जाएंगे और हम बोलेंगे कि एक अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी यदि, यह है रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। आप याद करो, मैंने एक टेबल बनवाया था जिसमें हमने कहा था कि कब डेल आर जी नेगेटिव होगा और कब डेल आर जी जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो भैया एक हमने रूल बनाया, हमने कहा कि भैया डेल जी इज इक्वल टू जो है बेटा वो होगा डेल एच माइनस टी डेल एस। और इससे हमको यह पता चलेगा कि डेल जी जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो आप कहेंगे कि सर जो डेल जी है वो डेल एच पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात। टी पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात। डेल एस पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात। और इससे पता चलता है कि यदि आपका डेल जी जो है वो नेगेटिव है और यदि आपका डेल जी जो है वो पॉजिटिव है, डेल जी यदि नेगेटिव है तो हम कहेंगे उसको क्या, स्वतः प्रवर्तित। और ये क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, अस्वतः प्रवर्तित। मिट जा मिट जा मिट जा, अस्वतः प्रवर्तित। क्या ये कहानी, आपने कहा हाँ जी सर, क्लियर है, ठीक। चलिए भाई, अब कैसे बताओगे कि डेल जी जो है वो कब स्वतः प्रवर्तित होगा और कब अस्वतः प्रवर्तित होगा। तो आपने कहा सर स्वतः प्रवर्तित है, मतलब कि डेल जी जो है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। बात हो गई खत्म। चलो ये सिचुएशन देखते हैं, ठीक है, कि डेल एच का मान टी डेल एस से ज्यादा है और डेल एच और डेल एस दोनों आपके पॉजिटिव है। भैया अब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चलो पहले वाले के बारे में हम बात करते हैं। डेल जी इज इक्वल टू वॉट, डेल एच जो है इसका मान टी डेल एस से ज्यादा है और दोनों ही पॉजिटिव है। ओके, मतलब ये है। तो आप कह रहे हो सर ये वाला जो मान है ये ज्यादा है और डेल एस कैसा है भाई, पॉजिटिव है। तो एक काम करते हैं, बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहां पर ऐसे पॉजिटिव डेल एस लिख लेते हैं बेटा। तो जब इस पूरे का मान डेल एच से कैसा है, कम है, तो ये जो पूरा यहां पर गुणनफल आएगा ये इससे कैसा होगा, तो आपने कहा सर कम होगा। मतलब बड़ी वैल्यू में से छुटकी वैल्यू को घटाओगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही तो आएगा। मतलब यहां पर जो आंसर आएगा ना बाबू, वो आएगा आपका पॉजिटिव। तो यह आंसर तो ना ना बिल्कुल नहीं भैया, नहीं हो सकता, ठीक है। एक और सिचुएशन लगाई गई। अब हमने कहा कि भाई डेल एस जो है वो डेल एच से ज्यादा है, डेल एच पॉजिटिव है और डेल एस नेगेटिव है, देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि डेल जी इज इक्वल टू वॉट, डेल एच माइनस टी, और फिर हम कह रहे हैं कि डेल एच पॉजिटिव है और डेल एस कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव लगा दो। अब जैसे ही आपने नेगेटिव लगाया तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर भी कैसा आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव धन पॉजिटिव आपका हमेशा पॉजिटिव। खत्म बात, तो कंफ्यूज नहीं होगा कोई, ठीक है। चलो सही कर रहे हैं ना गुरुजी। ये वैल्यू बड़ी भी है और डेल एस आपका नेगेटिव है, डेल एच आपका पॉजिटिव है। हाँ तो ये भी पॉजिटिव यार, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो अब हम क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं भैया ये बड़ा और ये छुटका, अरे बाबा बहुत शानदार। हम क्या कह रहे हैं कि भैया देखो डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, बिल्कुल। अब टी डेल एस जो है वो बड़ा है, अरे बाबा
टी डेल एच जो है वो बड़ा है और मैं कह रहा हूं कि ऐसा है। अब सिचुएशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि डेल एच जो है वो बड़ा है और ये पूरा जो है वो छुटका है। बात सब नहीं, उल्टा हो गया। डेल एच जो है वो छोटा है और टी डेल एच जो है वो बड़ा है। इसका मतलब ये कि यदि ये वाला मान बड़ा होगा, ये मान यदि छोटा होगा, तो बस यही होगा सही जवाब। ध्यान से देखना, ये पूरा पोर्शन बड़ा है लिखा है। डेल एच जो है नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा यहां पर जो है कंप्यूटर महाशय जो है, ठीक है। और डेल एच जो है वो आपके कैसे हैं भाई, दोनों आपके नेगेटिव हैं, तो चिन्ह परिपाटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अब हम कह रहे हैं कि ये पूरा नेगेटिव, ये पूरा जो है ये बड़ा है, डेल एच से बड़ा है, राइट। तो भाई ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, आंसर किस में आएगा? आपने कहा सर नेगेटिव में आएगा। खेल कैसा हो गया? खत्म। चलिए भैया, तो ये आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। चलो नीचे वाला भी देख लेते हैं। दोनों बराबर हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है जी, तो 2 हो जाएगा वो तो। ठीक है जी, अभी करते हैं। दोनों बराबर हैं और दोनों ही कैसे हैं भाई? पॉजिटिव हैं। मैंने कहा डेल जी इज इक्वल टू वॉट? डेल एच है प्लस टी डेल एस है माइनस टी डेल एस है। अब जब दोनों ही बराबर हैं तो ये आपका शून्य हो गया, खेल खत्म। मतलब कि जो अभिक्रिया है वो साम्यावस्था पे पाई गई है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यहां तो बात ही खत्म हो गई। तो जो सही जवाब होगा ना बबुआ, वो होगा आपका तीसरा वाला। तीसरा वाला सही जवाब होगा। इस वाले क्वेश्चन को या इससे रिलेटेड जो हमने टेबल बनाई थी, बात समझ में आ रही है? डेल जी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो वाली, उसको आप नहीं रट सकते। आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और अपन ने एकदम ट्रिक वाली स्टाइल में जो है कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, तो यही अपना जो है सही जवाब होगा बेटा। चलो क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम चकाचक, एकदम क्लियर। चलिए भाई, हमारे पास जो है एक अभिक्रिया दी हुई है। हमारे पास 4 अभिक्रिया दी हुई है। यह बात, हमारे पास जो है 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दी हुई हैं, और H2O के विरचन की एंथैल्पी आपको बतानी है। H2O के विरचन की एंथैल्पी आपको बतानी है। अब सुनो, ये विरचन की जो एंथैल्पी होती है ना, विरचन की एंथैल्पी, इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, और ये तो देख ही लिया आपने, है ना। विरचन की जो एंथैल्पी होती है ना बच्चों, इसको अपन समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, विरचन की एंथैल्पी, और ये जो विरचन की एंथैल्पी कब होती है, ध्यान से देखिएगा, इसको अपन डेल आर डेल एफ एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ध्यान से देखेंगे, आपको सबसे पहले तो यौगिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए भाई? यौगिक बनना चाहिए। तो यौगिक का एक मूल ही बनना चाहिए, पहली बात। और किससे बनना चाहिए? तो भाई तत्वों से ही बनना चाहिए। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। अब आपने कहा सर एक मोल है, तो चलो एक काम करते हैं भाई, H2 लेते हैं, 2H2 लेते हैं, फिर O2 लेते हैं, फिर H2 बना लेते हैं। क्या दुख दर्द है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे सर जल बन तो रहा है, मतलब जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको हम विरचन की एंथैल्पी बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम उसको बोल देंगे। एकदम मस्त वाली बात है, पर ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पूछो कैसे? मैं क्या कह रहा हूं, 1 मोल बनना चाहिए, 2 मोल नहीं काम आएंगे। हाँ, यदि वो 2 मोल की ऊर्जा आपको दी हुई है तो उसको आप डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, दैट विल टर्न इनटू व्हाट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि विरचन की एंथैल्पी। बात समझ में? पर अभी ना। फिर आपने कहा सर 1 मोल ना, चलो बनाते हैं सर, CaO लेते हैं सर, CO2 लेते हैं सर, हीरो बन जाते हैं सर, CaCO3 बनाते हैं सर। बात समझ में आई? तो हमने कहा चलो भाई CaCO3 भी बन गया। हमने कहा चलो CaCO3 भी बन गया। अब तो 1 मोल बना ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने कहा सर ये तो होगी ना, अरे ये भी नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं, तत्वों से ही यौगिक बनना चाहिए। यौगिक बनना चाहिए, किसी को नहीं बताना भैया, तत्वों से ही क्या बनना चाहिए? तो आपने कहा सर तत्वों से ही क्या बनना चाहिए भाई? यौगिक बनना चाहिए। मस्त वाली कहानी, खत्म खेल। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। मतलब यदि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो बहुत ध्यान से देखेंगे बबुआ, मैं सबसे पहले कैल्शियम लूंगा, फिर मैं कार्बन लूंगा, फिर मैं
ऑक्सीजन क्योंकि मुझे पता है कि O2 के रूप में पाया जाता है, बात समझ में आ रही है, तो मैं 3/2 O2 लूंगा, 3/2 O2 ना, O2 में मेरे पास 3 O2 में 1.5 O2 में 3, हाँ जी बराबर, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, COCO3। इस समय पर जो एंथैल्पी फॉर्मेशन होगा उसी को हम विरचन की एंथैल्पी बोलेंगे, फॉर्मेशन की एंथैल्पी बोलेंगे, दैट्स ऑल। तो क्या है रूल, एक मोल किससे बनकर मिलकर बनना चाहिए, तो तत्वों से ही मिलकर बनना चाहिए। अब आप कहोगे सर H2 को बना लेते हैं अपन, ये लो सर, एक ही मोल बनाएंगे सर H2 का इस बार, ये लीजिए सर, H+ लिया सर, OH- लिया सर, अब तो ठीक है ना सर, मतलब ठीक है ना, बात खत्म करते हैं ना यहां पे। नहीं, किससे मिलना चाहिए, तत्वों से ही मिलना चाहिए। तो भैया 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 ठीक है, बबुआ ये भी गलत है, बबुआ ये भी गलत है, और बबुआ ये भी गलत है, हाँ ये सही है, बट CaCO3 के लिए सही है। जल की यदि हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सही क्या होगा, ये होगा आपका H2 + 1/2 O2 and this will turn into what, H2O। इसी को आप बोलेंगे विरचन की एंथैल्पी। और क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्ने स्टूडेंट्स को विरचन की एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में दिक्कत जाती है, इसलिए बच्चों आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कई बार नहीं कर पाते हो। जिसने प्रैक्टिस की है उसने तो गर्दा उड़ा दिया होगा, जिसने नहीं की है उसको दिक्कत जाती होगी, ठीक है। चलो, तो इसको बोलते हैं विरचन की एंथैल्पी, खत्म खेल। क्या नियम है, बहुत सिंपल सा, यौगिक का एक मोल। दूसरी बात, किससे मिलकर बनना चाहिए, तो भैया तत्वों से ही मिलकर बनना चाहिए। खत्म हो गया खेल। आपने कहा हाँ जी सर, टीपो रे बाबा, अरे टीपो रे बाबा, हीरो बन जाओ रे बाबा, बात समझ में आई, ठीक है। टाइम आ चुका है आप लोगों का हीरो बनने का। चलो बच्चों, तो जैसे ही आपने ये बात की तो अब सीधे लिख ही लेते ना यार। तो हमने कहा सुनो भैया, H2 लेंगे गैसीय अवस्था में लेंगे, पूरा लिखेंगे, 1/2 लेंगे, O2 लेंगे गैसीय अवस्था में लेंगे, और हम बनाएंगे यहां पर H2O। कौन सी अवस्था में बनेगा H2O, जल्दी बताओ। तो भाई H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में ही बनेगा, लिक्विड स्टेट में ही बनेगा, बात समझ में। तो यदि ये कहीं दिख रहा है तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर यहां पर भी H2O बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है सर, यहां पर भी बन रहा है सर, और यहां पर भी बन रहा है, और ये सब में H2O बन रहा है, बट फॉर्मेशन यानी कि विरचन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, आयन से बन रहे हो, नहीं, सही नहीं, और नहीं, कुछ और नहीं बनना चाहिए साथ में, खत्म खेल। तो आंसर क्या होगा, -x2 किलो जूल प्रति मोल, -x2 किलो जूल प्रति मोल, -x2 किलो जूल प्रति मोल, और यही क्या होगा, अरे रुको 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 रुको, और यही होगा क्या, सही जवाब। बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे बच्चे ना इतना बड़ा क्वेश्चन देकर स्किप कर देते हैं, जबकि भैया जितना बड़ा सवाल होता है, बात समझ में आ रही है, उतना इंटरेस्टिंग और इजी होता है, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है कहानी, आपने कहा हाँ जी सर, बढ़ेंगे आगे सर, आइए सर, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, HCl के संभवन की एंथैल्पी जो है इसका मान आपको बताना है, करो एक बार ट्राई, मजा आएगा, ठीक है। चलो चलिए भाई, तो H2Cl2 और HCl जो है इसकी आपको आबंध वियोजन एंथैल्पी जो है वो दी हुई है। आपने कहा ओके सर, और HCl की आपको संभवन एंथैल्पी का मान ज्ञात करना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि भाई HCl की संभवन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी। देखो भैया, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा H2 धन मुझे लिखना पड़ेगा Cl2, और यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 2Cl हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा, बात समझ में आई। यहां पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है वो हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले कैलकुलेट करना है, और कौन सी जानकारी यहां पर दी हुई है एक बार हम उसको लिख लेते हैं। तो भाई H2 जो है उसकी वियोजन एंथैल्पी जो है वो दी हुई है आपकी 434, ठीक है जी, मतलब H2 को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगेगी। चलो, तो H2 जो है इसको तोड़ने में हमें एनर्जी लगेगी, हम इसको बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना बेसिकली। अच्छा, यहां पर आपकी कणन एंथैल्पी और वियोजन एंथैल्पी जो है वो एक समान ही होगी, क्योंकि H2 को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, उसके सीधी सी बात है 2 परमाणु ही मिलेंगे। और यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है H2 के लिए वो कितनी दी है, तो आपने कहा सर 434 किलो जूल प्रति मोल है बेटा,
ये लिख देते हैं किलो जूल प्रति मोल। चलिए भैया थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे Cl2 की, राइट, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट 2Cl एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट डेल बॉन्ड H, और ये हो जाएगी आपकी 242 किलो जूल प्रति मोल। एक बात ये हो गई। फिर मैंने यहां पर कहा कि भाई मेरे पास HCl है और ये परिवर्तित हो रहा है किसमें, तो देखो अब तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, H भी मिलेगा और Cl भी मिलेगा, है ना, यही बात होगी, क्योंकि हम इसकी क्या कर रहे हैं भाई, बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो H भी मिलेगा और साथ में हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो भाई Cl भी मिलेगा। चलिए Cl भी हमको मिलेगा और हाँ H मिलेगा और क्या मिलेगा हमको, Cl मिलेगा, और बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको जो है लिख सकते हैं कितना, 431 किलो जूल प्रति मोल। आपने कहा वाह सर, तीनों वैल्यूज लिख लिए हैं। अब हमको ऊपर वाली जो इंफॉर्मेशन है वो बनानी है, बात समझ में आई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले अभिकारक और आपके जो उत्पाद हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर H2 है, फिर Cl2 है, फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास H2Cl2 है, तो अभिकारक का जुगाड़ तो हो गया, पर आपके पास उत्पाद जो है वहां पर 2HCl दिया हुआ है, और ध्यान से देखिएगा बेटा, HCl जो है इस जगह पर वो अभिकारक के रूप में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस HCl को उठाकर पटकना पड़ेगा कहां पर, उत्पाद की तरफ। HCl को उठाकर हमें पटकना पड़ेगा कहां पर, तो भैया उत्पाद की तरफ उठाकर पटकना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले तो समीकरणों को नाम देंगे, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और ये आपका जो है कैसा हो गया, तो भाई तीसरा हो गया। बात समझ में आई। तो एक काम करो, तीसरे वाले को रिवर्स करो, उससे क्या होगा, ये वाला HCl ना इस तरफ आ जाएगा, फिर 2 से गुणा कर दो, तो फिर उसकी जो ऊर्जा है उसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आई। और जब इस रिएक्शन को आप रिवर्स करेंगे तो ये जो पॉजिटिव यहां पर लगा हुआ है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, मस्त वाली बात, समीकरण 3 को रिवर्स कर देते हैं। समीकरण 3 जो है उसको रिवर्स कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं भाई, गुणा कर देते हैं, 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और जो भी आएगा उसको सारे समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं, बस खत्म बात। तो समीकरण 3 को रिवर्स कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, और फिर जो भी आएगा सबसे पहले ये करते हैं। चलो आप, तो ये हो जाएगा आपका H2 प्लस 2Cl, यही होगा ना, यस सर, और ये रिवर्स हो जाएगा आपका 2HCl में। और अब क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलेगी, अभी तक आप ऊर्जा दे रहे थे, अब इसको जब आप रिवर्स कर दोगे, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2 से गुणा किया है आपने और रिवर्स भी आपने किया है, रिवर्स भी किया है और 2 से भी गुणा किया है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू कितना, तो भैया 431, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण, चौथे समीकरण और दूसरे समीकरण को आपस में जोड़ देना है। चलो तो कहां जोड़ेंगे यार, जगह वाली दिक्कत तो है, कोई बात नहीं, आओ आओ यहां जोड़ते हैं। सबसे पहले कौन था, तो भाई H2 था, 2H दे रहा था, Cl2 था, 2Cl दे रहा था, ठीक है। तो रुको, बहुत सिंपल, H2 था, 2H दे रहा था, Cl2 था, 2Cl दे रहा था, और ये समीकरण हमें मिला 2H प्लस 2Cl, ओके, 2H प्लस 2Cl जो था ये अपने को मिला, और भाई यहां पर 2HCl अपने को मिल गया। चलो, सबकी जो ऊर्जाएं हैं उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं सीधे सीधे। भाई पहले वाले में 434, दूसरे वाले में 242, और उसके बाद पहले वाले में डेल RH जो है वो 434 है, दूसरे वाले में डेल RH जो है वो 242 है, ठीक है, बोलो यस सर। और तीसरा वाला जो है इसमें डेल RH जो है वो कितनी निकाली थी हमने, तो भाई नेगेटिव में थी, 431 को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है जी। इतना हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे लिख लेते हैं ना, 431 दूनी 2 कितना होगा, तो भाई 862 हो जाएगा, यही होगा क्या, बोलो यस सर, -862, तो ये हो गया, ठीक है जी।
तो एक काम करेंगे, जब हम इस पूरे को यहां पर जोड़ देंगे तो भैया आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि भाई H2 है, फिर Cl2 है, फिर 2H है, फिर 2Cl है, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2H है, फिर 2Cl है, फिर 2HCl है। ठीक है, और हम ये देख लेंगे कि भैया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड से यदि कुछ तहस नहस हो रहा है तो कैसे हो रहा है वो भी देख लेंगे। चलो आ जाओ। 2H तो गया बेचारा, 2H गया, 2Cl गया, 2Cl गया, यही तो चाहिए था यार, ध्यान से देखो। H2 plus Cl2 gives what, 2HCl, बस यही तो चाहिए था, बन गया हीरो, खत्म बात। ऊर्जाओं के साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो भाई ये डेल RH हो जाएगा यहां पर, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। 434 में 242 को जोड़ना है, माइनस आपको 862 करना है। अब आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, इस बात को थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। 434 है, 242 है, माइनस 862 करना है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो भाई ये 434 है, ये 242 है, नहीं ये तो कम ही आएगा। ये वैल्यू जो है 862 से तो कम होने वाली है, ये 800 भी नहीं पहुंचने वाली। ये वैल्यू 700 कुछ होगी, देख लेते हैं। तो 4 और 2 6 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया। अच्छा ठीक है जी। क्या हमने सारी वैल्यूज को सही लिया हुआ है? 433, 242, 431, हाँ मस्त वाली बात। चलो इसमें से हम 862 जो है इसको घटा देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, 862 माइनस 672, चलो भैया। तो 12 में से 6 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो भाई 6, यहां पर बचा 5, 15 में से 7 गया 8, और बचा 186 नेगेटिव में। क्या ये हमारे पास आंसर दिया हुआ है? नहीं दिया है, अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव में आपका जो है कितना आया, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये आ गया आपका नेगेटिव में माइनस 186 किलो जूल प्रति मोल। बात समझ में आ रही है? अब सवाल पैदा होता है कि सर यहां तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। देखो भैया HCl की संभवन एंथैल्पी जो है, आप इसको फॉर्मेशन की एंथैल्पी भी मान सकते हो। मतलब जो आंसर आया है आप उसको एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दो। जो भी आपका आंसर आया है माइनस 186 आया है ना, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, माइनस 93 किलो जूल प्रति मोल, एंड दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? तो बस 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद हम इस वाले कंक्लूजन पे पहुंचे। बस ये कंफर्म है कि जो आंसर होगा वो किस में आएगा, तो भाई नेगेटिव में आएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। आप इसे नोट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलो पक्का? चलिए भाई, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे, हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है और इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास डेल H का मान दिया है, डेल S का मान दिया है, और पूछा गया है कि किस ताप पर यह जो अभिक्रिया है वह स्वप्रवर्तित होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम कनेक्ट करने वाले हैं गिब्स ऊर्जा को, ठीक है, डेल H के साथ में और डेल S के साथ में। तो मैं कह रहा हूं कि भाई स्वप्रवर्तिता की हम बात कर रहे हैं ना, तो भाई क्या होगी स्वप्रवर्तिता? मस्त वाली बात है कि भैया डेल G जो है वो आपका किस में आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। आप कहते हो कि सर गिब्स ऊर्जा में यदि परिवर्तन जो है वो यदि नेगेटिव में आ रहा है तो अपना काम जो है भाई वो चल जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं भाई डेल H कितना दिया है। तो आपने कहा सर डेल H दिया हुआ है 170 किलो जूल। छुटकू वाला भैया यहां पर आपको K लिखना है, ठीक है। और डेल S कितना दिया हुआ है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी, 170 जूल पर केल्विन यहां पर दिया हुआ है। अब एक चीज है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए ना इन्होंने इस प्रकार से इकाई रखी है, मोल वोल कुछ नहीं लगाया। ये किलो जूल में है और ये जूल में है, और यदि आपको तापमान निकालना है तो भाई सीधी सी बात है वो किस में आएगा? केल्विन में आएगा। तो या तो आप दोनों को किलो जूल में कन्वर्ट करो या फिर आप दोनों को जूल में कन्वर्ट करो। तो एक काम करते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 100 नहीं 170 और उसके आगे किलो है, इसलिए 1 2 3 हमने यहां पर लगा दिया, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? जूल। बात समझ में आ गई? अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे डेल G निकालना है, उसके लिए मुझे एक तापमान की जरूरत पड़ेगी। डेल G निकालना नहीं है बेसिकली,
एक तापमान निकालना है और हम तापमान से बता देंगे कि डेल आर जी जो होगा वो नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। तो आप जानते हो कि डेल एस जो होता है वो आपका क्या होता है भाई, क्यू पी होता है बटे टी होता है। इस क्यू पी को आप डेल एच बटे क्या लिख सकते हो भाई, टी लिख सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, डेल एस इज इक्वल टू, अपने को तापमान निकालना है ना, तो टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच बटे डेल एस लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी? मैं कहा हाँ जी सर। अब डेल एच क्या होगा आपका, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो वही होगा जो हम चाहेंगे वही होगा। बात समझ में? और यहां पर भैया 170 मैंने कर दिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इससे जो है ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब भाई मुझे मिल रहा है 17,000 बटे 17। अब मुझे क्या मिल रहा है, 17,000 बटे 17। बात समझ में आई? तो ये जो आंसर होगा 17,000 बटे 17, ये कितना आएगा? ऊपर की तरफ मेरे पास 17,000 है, नीचे की तरफ मेरे पास कितना है, तो भाई 17 है। बात समझ में? तो ये कितना आएगा भाई, 1,000। 17 एकम 17 और उसके बाद फिर ये कितना आ जाएगा भाई, 1,000 आ जाएगा। तो आंसर तो भाई आपका इतना आ गया। बोलो यस सर, आंसर इतना ही आएगा ना भाई। 1800 को यदि 18 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। 17,000 को 17 से डिवाइड करोगे तो भाई 1,000 आपका आंसर आ गया। चलिए भाई, तो आपका आंसर जो है वो कितना आ गया, 1,000 आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर 1,000 तो वहां दिया ही नहीं है, 1,000 जो है वो तो यहां पर ऑप्शन में नहीं है, फिर आप कैसे कहोगे कि आंसर क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, अपने को डेल जी नेगेटिव चाहिए। डेल जी जो है वो अपने को नेगेटिव चाहिए, इसलिए अब हमको जो है डेल जी का सूत्र बनाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमें पहले से पता है। चलो, तो डेल जी क्या होगा बेटा, तो डेल जी क्या होगा, तो आपने कहा सर डेल जी होगा डेल एच माइनस टी डेल एस होगा। और यदि मुझे इसको नेगेटिव करना है तो इस पूरे मान को बड़ा करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे डेल जी यदि बड़ा नेगेटिव करना है तो ये पूरा जो मान है वो डेल एच से क्या होना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि डेल जी, मैं कह रहा हूं कि यदि डेल जी जो है उसको मुझे नेगेटिव करना है तो ये एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब डेल एच का जो मान होगा वो कैसा होगा भाई, ये मान कम होगा और ये मान ज्यादा होगा। बात समझ में आई? अभी तो वो मान लिया गया है, अभी जो मान लिया गया है राइट, वो तो ये वाला लिया गया है ना। अभी जो आपका तापमान यहां पर लिया गया है जिसको आप कैपिटल टी कह रहे हो वो कितना है भाई, 1,000 केल्विन है। क्या ये बात आपकी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मुझे इस मान को यदि बड़ा करना है तो डेल एक्स तो मेरा फिक्स है, डेल एच भी मेरा फिक्स है, डेल एस भी मेरा फिक्स है। बस एक चीज में हम परिवर्तन कर सकते हैं और वो रहा भैया तापमान। तो तापमान में परिवर्तन करके आप इस खेल को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो सीधी सी बात कि देखो, जब तापमान 1,000 है तो ये दोनों बराबर हैं, पर यदि कोई तापमान 1,000 केल्विन से ज्यादा होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पर यदि कोई तापमान 1,000 केल्विन से कैसा होता है भाई, ज्यादा होता है, कोई तापमान 1,000 केल्विन जो है उससे कैसा होगा तो भैया ज्यादा होगा, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है राइट, उस समय पर ये पूरा मान डेल एच से ज्यादा हो जाएगा। मतलब यदि मींस तापमान जो है वो 1,000 केल्विन से कैसा होना चाहिए, ज्यादा। जैसे ही तापमान 1,000 केल्विन से ज्यादा होगा उसकी वैल्यू को यहां पर रखेंगे, ये पूरा पार्ट डेल एच से कैसा हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ एक ही यहां पर तापमान दिया गया है जिसको आप बोल रहे हो 1,110 केल्विन। ठीक है, हालांकि इसको आप एलिमेंट्री मेथड से भी कर सकते थे, पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही जो मान है वो आपके 1,000 से कम है, यही वाला आपका जो मान है आपका 1,000 से ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत छुटकू है, मतलब ये क्वेश्चन छोटा पटाखा बड़ा धमाका टाइप का सवाल है, क्योंकि यहां आपको लगाना था दिमाग। बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं सर सवाल ही गलत है क्योंकि ये तो कहीं दिया ही नहीं है। बेटा ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ था, 1,000 केल्विन पे तो ये दोनों बराबर होंगे। यदि इस मान को आपको इससे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तापमान के मान को आपको 1,000 से ज्यादा रखना पड़ेगा, वो आपने यहां पर रखा हुआ है। इसलिए जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, ख फॉर खरगोश। बात समझ में आ गई, खत्म खेल, नोट कर लो भैया। चलो
क्लियर 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 क्लियर। चलिए हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और गिवन है जिसमें एक अभिक्रिया दी हुई है। इसमें हम कह रहे हैं कि 1/2x2, इस पे हम कह रहे हैं कि 1/2x2 प्लस 3/2y2 एंड ये साम्य अवस्था में है किसके साथ में, xy3 के साथ में। और यहां पर जो डेल एच है, यहां पर जो डेल एच है बेटा वो दिया हुआ है 30 किलो जूल। यहां पर जो डेल एच है वो आपका दिया गया है 30 किलो जूल। ठीक है जी। और क्या दिया गया है, तो भाई सीधी सी बात है कि x2 y2 और xy3 जो है इनकी मानक एंट्रोपी जो है वो दी गई है 60, 30 और 50 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस हिसाब से ये वाला जो है ये भी पर मोल में ही होगा, किलो जूल प्रति मोल में ही होगा, क्योंकि इकाइयों का एक समान होना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, तो डेल एच यहां पर दिया गया है। और यदि हम x2 के लिए, इसके लिए यदि हम बात करते हैं कि इसकी भाई मानक एंथैल्पी की, तो ये 60, ठीक है 60 दी गई है, इकाई आप लगा सकते हो जूल पर केल्विन पर मोल। इसके लिए 30 दी गई है और इसके लिए 50 दी गई है। अब ऐसा वाला क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो, मतलब आज की ये वाली जो क्लास है इसमें हम ये सवाल पहली बार देख रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि एंथैल्पीज के साथ हम लोग जो है हेस के नियम में बात करें या फिर ऊष्मीय रसायन में बात करें, अभी तक हम एंथैल्पीज के साथ एडिटिंग किया करते थे। अब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। अभी तक हम एंथैल्पीज को एडिटिंग करने का मतलब भाई कैलकुलेट किया करते थे, जोड़ना घटाना किया करते थे। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, एंट्रोपी की। अच्छा, निकालना आपको क्या है, तापमान निकालना है। तो एक काम करते हैं, फिर से गिब्स समीकरण हम लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। और आपको पता है कि साम्यावस्था जब होती है उस समय पर गिब्स ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होता है वो कितना होता है, वे शून्य होता है। तो साम्यावस्था पे ये कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो डेल एच इज इक्वल टू कितना, सॉरी डेल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी डेल एस हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहां से तो हीरो बनना बहुत आसान है। पता है कैसे आसान है, कि भैया टी इज इक्वल टू वॉट, डेल एच बटे डेल एस से आप आंसर ला सकते हो। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो मुझे यदि टी निकालना है तो मुझे डेल एस निकालना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर यहां पर पूरी अभिक्रिया का डेल एस गिवन नहीं है, यहां पर अभिकारकों का एक एक सेपरेट डेल एस गिवन है और उत्पाद का भी डेल एस गिवन है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम डेल एस निकालेंगे। डेल एच अपने पास दिया है, डेल एस हम निकालेंगे, वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे और उसके बाद हम बनेंगे क्या, हीरो। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, इतना नोट कर लो। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी बात किसकी होती है भाई, साम्यावस्था की बात होती है, तो गिब्स की जो ऊर्जा होती है उसमें चेंज कितना आता है, शून्य आता है। ठीक है, चलिए इसको यहां से मिटा देते हैं बेटा। चलो, अब डेल एस यदि हम निकालना चाहते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा एस उत्पाद माइनस एस अभिकारक। बोलो यस सर। तो एस उत्पाद कितना होगा, डेल एस की हम बात करेंगे तो भाई एस उत्पाद आपका हो जाएगा 50। ये बात, एस उत्पाद जो है वो आपका कितना हो जाएगा भाई 50, माइनस अभिकारक में आपके पास 60 है, मतलब दो अभिकारक हैं, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए बेटा। तो ये 50 में से आप कितना घटाना चाहते हो बाबू, तो आपने कहा सर 60 और 30 जो है 90 हो गया, 50 में से आपने 30 घटाया, तो ये आंसर आ गया आपका -40, पूरा लिखते हैं -40 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो इसको तो अपन ना एक काम करते हैं, मस्त ऐसा बढ़िया वाला इसको कवर करके रख देते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक चीज यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जूल में है और आपका जो डेल एच है वो किस में है भाई, किलो जूल में है। क्लियर है कहानी? ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको भी परिवर्तित कर देंगे किसमें भाई, जूल में। तो ये हो जाएगा हमारा 3000, 30,000, ठीक है, और जूल प्रति मोल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जूल क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर प्रति मोल हो जाएगा। खेल हो गया खत्म, बस अब वैल्यूज को पुट करना है और हीरो बनना है। चलो भैया, तो एक काम करते हैं, हमने यहां पर लिखा है कितना भाई 30,000 बटे यहां पर कितना है डेल एस, तो आपने कहा सर -40,
इकाई भी लिख दें, चलो जूल प्रति मोल मैंने यहाँ इकाई लिख दी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं जूल 40 -40 है आपका, और भाई जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। अच्छा जी, तो इकाई देखो, इकाई भी कैंसल आउट होती हुई दिख रही है अपने को, जूल से जूल गया, प्रति मोल से प्रति मोल गया, पर केल्विन था वो ऊपर जाकर केल्विन हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग, मस्त वाली बात है। तो T इजिकल टू कितना हो गया, तो भाई 30,000। यार तापमान माइनस में थोड़ी आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तापमान थोड़ी माइनस में आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप ये समझ लो कि ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें यहां पर नेगेटिव रहा ही रहा होगा, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो कैसा रहा होगा भैया, नेगेटिव रहा होगा। इतना भयंकर वाला तापमान नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। यदि हम इसको निकालेंगे तो ये आंसर तापमान बहुत कम आएगा, और इतना कम तापमान आ ही नहीं सकता। -273 केल्विन, ठीक है, सॉरी 0 केल्विन से कम तापमान आ ही नहीं सकता। -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान आप सक्षम नहीं मान सकते, पॉसिबल ही नहीं, हम सक्षम ही नहीं है उस तापमान से कम जाने में। बात समझ में? तो बेटा ये पक्का नेगेटिव रहा होगा, इसको भी यहां पर नेगेटिव कर लो, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 30,000 बटे 40। ये उड़ा, 3000 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, भाई सीधी सी बात है, आंसर जो है आपका 750 आ जाएगा। 750 ही आएगा ना, कैलकुलेट कर लो आप। 30,000 को 4 से डिवाइड करोगे, 2800 होता तो 700 आता, 200 और है, बात समझ में आई, तो 50 और आ जाएगा। तो खत्म बात, ये गया, और आंसर आ गया आपका 750 केल्विन। देखो मैं यूनिट्स वगैरह को भी कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ये केल्विन इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका केल्विन बन जाएगा। तो बड़ी कक्षाओं में एक छोटे छोटे चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से आपको एक आंसर जो है वो मिल गया। पक्का बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, भैया वो देखो वहां पर हरे कलर का टिक लग चुका है। क्लियर? हम अगले वाले सवाल की तरफ चलेंगे, इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चलिए इसको आप पहले नोट कीजिए। पक्का? चलिए भाई, अगला वाला सवाल और भी ज्यादा मजेदार। निम्न प्रक्रमों में डेलिच दिया हुआ है, और अब इन्होंने सीधे सीधे जो है समीकरण दे दिया है। समीकरण के लिए डेलिच आपको बताना है। क्यूट क्वेश्चन है। समीकरण में देख लो क्या क्या दिया हुआ है, बी, डी, ई और 2C दिया हुआ है। अच्छा जी, तो B प्लस डी गिव्स E प्लस 2C जो है, इसके लिए डेलिच आपको निकालना है। भैया बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, यहां पर BD दिख रहा है, जो देखो ये टारगेट है ना अपना। आपने कहा सर यही जो चीज है वो अपनी क्या होगी, टारगेट होगी। तो टारगेट आपकी जो इक्वेशन है उसका अभिकारक देख लो, टारगेट इक्वेशन का आप उत्पाद देख लो, कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलिए, तो यहां अभिकारक में B और D है, पर मेरे पास यहां पर अभिकारक में यहां पर B है, और यहां पे D है, यहां पर D है। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूं, मुझे B और D चाहिए ना। अच्छा रुको, तो मैं काम करता हूं, मुझे यहां पर बताओ क्या करेंगे। ये तीनों समीकरण दिए हैं, हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, क्या करेंगे। तो आपने कहा सर अभिकारक में अपने को B और D का जुगाड़ करना है। चलो भाई, तो इसको मत छेड़ो, मैं कह रहा हूं इसको मत छेड़ो, इसको रहने दो बेटा, इसको मत छेड़ो। ये 3 है ना, तो इसको तो ऐसा ही रहने दो। ये वाली जो समीकरण है ना, इसको 2 से गुणा कर दो। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर 1/2a है, और यहां पर भी आपका a दिया हुआ है, और देखो इस समीकरण में a कहीं पर भी नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, इस वाली समीकरण को आप जो है किससे गुणा कर देंगे, इस वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। मैं वहां पर पूरी चीजें लिख देता हूं। यह हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और यह हमारा तीसरा समीकरण है, और सारी इंफॉर्मेशन को हम यहां पर पटक देते हैं। कहां पर? ये यहां पर, ये यहां पर कॉन्सेप्ट को अपन पटक देते हैं, उसके बाद नीचे अपन कैलकुलेशन करें। ठीक है, चलो बहुत मस्त वाली बात। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 को, देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दीजिए। हाँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दीजिए और फिर उसको पलट दीजिए।
पलट दीजिए। बात समझ में आई? समीकरण 1 जो है उसको 2 से गुणा करो और उसके बाद आप इसको पलटो मत पलटो, बिल्कुल मत पलटो। पूछो क्यों? क्योंकि अपने को ना यहाँ पर सिर्फ एक बी चाहिए, तो वहां पर मुझे 2 बी रखना पड़ेगा, तब वो माइनस होकर यहाँ पर 1 बी बनाएगा। ठीक है जी, तो समीकरण 1 को 2 से आपने गुणा कर दिया। मैं पूरा लिख देता हूं, रुको। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, समीकरण 2 को वैसा का वैसे ही रख दिया, समीकरण 3 जो है उसको पलट दो, बात खत्म। ठीक है, समीकरण 2 को तो आपने सेम रखा, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि भैया समीकरण 3 जो है उसको आप पलट दो, बस खत्म बात। और इसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद सबको आपस में जोड़ दो। इसके बाद सबको आपस में क्या करो, तो भाई जोड़ दो। सबको जो है आपस में आपको क्या करना है बबुआ, तो आपको जोड़ना है। चलो जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कैसे समीकरण दिखेगा वो देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो 2 से गुणा करने पर उसकी जो एंथैल्पी है उसमें भी 2 से क्या होगा भैया, गुणा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, a प्लस, है ना, a प्लस, अच्छा एक ही है, 1/2 a है ना, तो ये a बन जाएगा। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, भैया ये 2b बन जाएगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपने एज इट इज रख दिया है 3b एंड इट गिव्स व्हाट, 2c प्लस d। तीसरे समीकरण को हमें रिवर्स करने के लिए बोला गया है। यहां पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, क्योंकि आपने 2 से गुणा किया है इसलिए अब ये 300 किलोजूल प्रति मोल हो जाएगा। यहां पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन है बबुआ, वो आपका माइनस 125 किलोजूल प्रति मोल हो जाएगा। और इस वाले को अपन रिवर्स कर रहे हैं। तो जब किसी समीकरण को हम रिवर्स करते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी होती है उसको भी हम रिवर्स कर देते हैं। मजेदार कहानी। तो इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। दिस इज व्हाट, 2d गिव्स व्हाट, e प्लस a, e चाहिए अपने को, 2c भी चाहिए अपने को, 2c भी है अपने पास। और भैया डेल आर एच जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर वहां पॉजिटिव था, नाउ दिस विल टर्न इनटू व्हाट, टर्न नेगेटिव। अब हम क्योंकि सबको आपस में जोड़ रहे हैं इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव में आना तय है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज वहां पर नेगेटिव में है। और कितना आना तय है, तो भाई 175 नेगेटिव में आना तय है। क्यों है, क्योंकि आपको दिख गया होगा कि ये 50, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, -50 बचेगा, जुड़ जाएगा। चलो, तो ना बच्चों, बड़ी कक्षाओं में कैलकुलेशन को फास्ट करना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो आप फिर एक काम करते हो, न्यूमेरिकल से स्किप कर देते हो, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हमारे पास अभिकारक a है, फिर हमारे पास 3b है, उसके बाद हमारे पास 2d है। एंड ये दे रहा है हमें 2b प्लस 2c प्लस यहां पर d प्लस यहां पर e प्लस यहां पर a। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और एक काम करते हैं, कुछ चीजें यहां पर तहस नहस होने वाली है, उनको भी हटा देते हैं। चलो, ये 2d है और वो d है, d बचेगा। a जो है, a से a तो चला गया आपका। ये 3b है और वो 2b है, तो ये क्या हमें मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3b एंड 2b एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, b प्लस 2d है और वहां पर d है, d एंड इट गिव्स व्हाट, 2b इधर आ गया, d इधर आ गया, तो भाई e और 2c बचा, 2c प्लस e बचा। यदि ऐसा आ गया मतलब ये कि बिल्कुल भैया सही बात है, सेम आंसर जो है वो आ गया। यदि ऐसा आ गया इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो चाहिए था वो अपने को आ गया। पर अभी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें एंथैल्पीज के साथ भी वही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेल आर एच जो है वो निकालेंगे। जब हम इसको H1 H2 H3 दे देना, तो सबको हम यदि आपस में जोड़ेंगे तो 300 के साथ माइनस हो जाएगा कितना, 350 और 125, 475, 350, 125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 475। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, बड़ी मस्त वाली ये कहानी है, राइट। कितना आ गया आपका, -175। और इकाई अब हम लिख सकते हैं, दैट इज किलोजूल प्रति मोल। क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर, किलोजूल प्रति मोल। एंड कहीं दिख रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। गलत गलत गलत। और बच्चों ये आंसर बिल्कुल सही होगा।
तो अगेन ये जो क्वेश्चन था ये कहां से पूछा गया था, तो भाई थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि आपका जो ऊष्मीय रसायन है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़िया से इसको कॉपी में नोट कर लो और यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। चलो क्लियर? ने कहा हाँ जी सर, एकदम चकाचक, एकदम क्लियर। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले। हाँ, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है। स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया था तो आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए मस्त वाली ये बात है। और भैया एक सवाल और यहां पर दिया गया है, सवाल को बढ़िया से पढ़ना है, एक बार अपने से ट्राई करना है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, अपन निपटाते हैं, ठीक है। चलो करो। चलिए भैया, तो हलवा सवाल तो है ही है। अब हमको ये देखना है कि ये जो यहां पर अभिक्रियाएं अलग अलग आपको दी हुई है, इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है भैया? पॉजिटिव हो रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब ये जो है ये आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो भैया पॉजिटिव कब होगा? जब आप ऐसे करते हो ना भाई, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, तो डेल एस जो है वो पॉजिटिव कब होगा? तो बड़ी सिंपल सी कहानी, इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एसपी की वैल्यू जो है वो एसआर से कैसी होनी चाहिए भैया? ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में? तो वो भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सबके लिए हम देख लेते हैं। मस्त वाली ये कहानी है, राइट। ये तो आपका सॉलिड स्टेट में है, ये तो काउंट ही नहीं होगा। यदि हम यहां पर डेल एस निकालते हैं, यदि हम यहां पर डेल एस निकालते हैं, राइट, तो इसकी जो भी एंट्रोपी होगी उसकी, देखो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी और इधर वाली की एंट्रोपी कैसी होगी भाई? कम होगी। पूछो कैसे? यहां पर मोलों की जो संख्या दी हुई है वो कैसे दी है आपकी? तो भाई 1 दी है, और यहां पर मोलों की संख्या कैसी दी है? तो आधी दी है। तो यहां पर यदि आप निकालोगे तो 1/2, जैसा आप एंथैल्पी में करते हो, जैसा कि आप मोलों की संख्या के साथ करते हो, बस वही चीज आपको यहां पर करनी है। मतलब आपको सबसे पहले डेल एन निकाल लेना है। गैसीय जो भी आपके गैसीय आपके सब्सटेंसेस हैं, बात समझ में आ रही है? अभिकारक भी हो सकता है, उत्पाद भी हो सकता है। आपको सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेनी है। आपने कहा सर बिल्कुल निकाल लेंगे, एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? तो देखो गैसीय 1 मोल यहां पर हो गया और यहां पर 1/2 हो गया। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 1/2। मस्त वाली बात। दूसरी कहानी है कि CO के साथ जब यहां पर ये कितना है, देखो भाई CO है, फिर 1/2 O2 है। तो यदि हम यहां पर डेल एन निकालते हैं, क्योंकि भैया जब आप डेल एन निकालोगे तो उससे ही आपको पता चलेगा कि जो एंट्रोपी है उसमें परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो भाई यदि हम गैसीय डेल एन निकालेंगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस CO2 हो गया, 1 हो गया, और ये यहां पर 1 है और ये कितना है भाई? 1/2 है। तो 1 + 1/2 कितना? 1.5 हो जाएगा। ये तो नेगेटिव में आ गया भाई, ये तो आपका नेगेटिव में आ गया, -1/2 आ गया। चलो और आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी भैया नेगेटिव में होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर इधर तो कुछ है ही नहीं जो गैसीय अवस्था में होगा। तो 0 माइनस यहां पर 1/2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? -1/2। ऑन द सेम वे यदि हम इस वाली रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर जो डेल एन होगा बेटा वो भी कितना होगा? तो भाई 1/2 - 1/2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 0। बात समझ में आ गई? तो भाई सीधी सी बात है, सिर्फ एक ऐसा केस है जो आपका क्या है? धनात्मक है, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आई? तो ये इस वाले केस में आपकी जो एंट्रोपी में परिवर्तन है बच्चों वो कैसा है? आपका धनात्मक है। ये थी पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी वाली कहानी पर, राइट। और कह रहे हैं कि मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल जी तापमान घटने से, अच्छा ओके, कब घटेगा? तो ये जिसमें धनात्मक होगा उसी में घटेगा। कैसे घटेगा? गिब्स एनर्जी का हम सूत्र लिख लेंगे। तो डेल जी आपका जो है वो दिया हुआ है डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल जी दिया हुआ है डेल एच माइनस टी डेल एस। अब आप जानते हो कि ये भाग यदि आपका कैसा है? धनात्मक है, पॉजिटिव है बेटा। मुझे यदि डेल जी का मान कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ताप को यदि हम थोड़ा भी बढ़ाते हैं, ताप यदि हम यहां पर थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है बहुत तेजी से कैसा हो जाएगा भैया? तो कम हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात। बढ़ते हैं आगे, चलो एकदम चकाचक, ठीक है, नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, है ना? अब एक क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। दो हमारे पास एक आणविक गैस दी हुई है, मतलब एक अणु वाली गैस दी हुई है, जैसे कि हीलियम ले लो आप या फिर नियॉन ले लो आप, ठीक है। तो दो आपके पास में एक आणविक गैस दी हुई है, ए और बी। इन दोनों का जो समान आयतन है, ध्यान से देखना, आयतन कैसा है? समान है। तापमान कैसा है? तो आपने कहा सर तापमान भी समान है और दाब भी समान है।
यदि इनको आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण के विशिष्ट तापों का अनुपात जो है वो कितना होगा। स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है राइट, उस पर आपका जो Cp और Cv है इसका जो अनुपात है इसको हम क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट तापों का अनुपात। बात समझ में आ रही है? या ऊष्माधारिता का जो अनुपात है Cp डिवाइड बाय Cv। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप भौतिकी में भी करने वाले हैं, ये आपसे पूछा गया है। बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ भाई कैसे करोगे, मस्त वाली बात। ठीक है, तो आपने कहा सर बहुत अच्छी बात यह है कि भाई जो Cp होता है ना, और Cv होता है किसके लिए। आपने कहा सर Cp और Cv होगा ना किसके लिए भाई, एक आणविक गैस के लिए। कितना होगा तो भैया ये 5/2, और ये कितना हो जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। बात समझ भाई कैसे किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Cp माइनस Cv होता है वो NR होता है। हम यदि एक आणविक गैस लेते हैं तो वो वहां पर कितना हो जाएगा, जब हम उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये दो वैल्यूज आपस में मिलेगी। हमें करना क्या है, एकदम हीरो बनना है, दोनों का जो है अनुपात निकाल लेना है। चलो तो इसको हटाते हैं बेटा यहाँ से, तो Cp डिवाइड बाय Cv जो होगा बेटा है ना, वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, 3/2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट 5/3, और आपको 3 से 5 को जो है भाग देना है। देते हैं भैया, तो 1 अब बचा 2 बचा, मतलब 0 लगेगा, तो हाँ ये हो जाएगा आपका 666 के आसपास। तो यदि कहीं पर ऐसा आंसर दिया हुआ है तो वही आपका सही आंसर होगा बच्चों। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं ये भी नहीं हो सकता, और यही जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर, मस्त वाली ये बात है। तो यही जो है वो हो जाएगा आपका सही जवाब, क्योंकि अब इसको वही तो लिखोगे ना। क्लियर है कहानी, ने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली ये बात है, कॉपी में हम इसको नोट करेंगे। और अब हम चलेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। बढ़िया सवाल था। अब पूछा गया है कि भाई गैस के अकस्मात अधिशोषण के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। 4 आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, बढ़िया से आप बता दीजिए। राइट, 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है। अब भाई गैस का क्या हो रहा है, अकस्मात अधिशोषण हो रहा है, तो यहां पर एक सिचुएशन ये होनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि जो डेल जी है आपका, बात समझ में, आपका जो डेल जी है वो कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर जब हम कॉन्सेप्ट चेक करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि भाई ये फॉर्मूले में डेल एच आता है माइनस टी डेल एस आता है। बोलो यस सर। गैस के अकस्मात अधिशोषण के लिए कौन सा कथन सही होना चाहिए, तो हमने कहा कि भैया हम डेल एस और डेल एच दो ऐसी चीजें होंगी जहां से इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे। तो देखो डेल जी इज इक्वल टू कितना दिया है, तो आपने कहा सर डेल एच माइनस टी डेल एस। अब हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव ज्यादा कब होगा, जब डेल एच जो है ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि उधर यदि कुछ नेगेटिव हो भी जाए तो ये उसको बैलेंस कर ले। दूसरा कि आपका यदि डेल एस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, यहां वैल्यू पुट करोगे तो ये डेल जी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल एच माइनस और रुको टी भी बाहर निकाल लेते हैं अपन थोड़ा सा, और माइनस इतना, तो ये आंसर कैसे आ जाएगा फिर, पॉजिटिव। मस्त वाली बात। तो ये आंसर आ जाएगा आपका डेल एच माइनस पर विल टर्न इनटू व्हाट प्लस, और भैया ये हो गया आपका डेल जी। बात समझ में आई। सो डेल जी विल टर्न इनटू व्हाट, डेल एच प्लस टी डेल एस। ये कितना हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू व्हाट, डेल एच प्लस टी डेल एस। क्लियर है कहानी, पक्का जी। चलिए, तो डेल एच कैसा होना चाहिए भाई, ऋणात्मक होना चाहिए। डेल एच कैसा होना चाहिए, तो भयंकर वाला धनात्मक होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपका जो डेल जी होगा है ना, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, वो बच्चों पॉजिटिव आएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अपन एक बार क्रॉस चेक करेंगे, मस्त वाली बात। और हम चलेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के तरफ, आ जाइए निपटाते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल क्या कहता है कि जो गैस नियतांक है वो किसके बराबर है। बात समझ में आ रही है, जो गैस नियतांक है भाई वो किसके बराबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो किसके बराबर है गैस नियतांक, आपका जो आर होता है गैस नियतांक होता है वो किसके बराबर होता है, आर होता है गैस नियतांक होता है वो किसके बराबर होता है। तो बहुत सिंपल सी बात, बता दो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आपने कहा सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिवीजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया जो गैस नियतांक है उसको हम किससे दर्शाते हैं भाई, आर से दर्शाते हैं।
बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। अब हम ये भी जानते हैं कि भैया Cp माइनस CV इज इक्वल टू जो है वो NR होता है। अब हमने कहा कि यदि n बराबर आपका जो है वो 1 है, मतलब हमने कहा भाई मोलों की जो संख्या है वो कितनी है? 1 है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, Cp माइनस CV जो है वो आपका R के बराबर होगा। बहुत मस्त वाली कहानी। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जो गैस नियतांक होगा वो दो विशिष्ट ताप या फिर दो ऊष्माधारिता जो होगी उसके बीच के अंतर के बराबर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हमने इसको चेक कर लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे और हमने इस चैप्टर के पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थे उसको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन कर लिया। इससे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी भाई, आपको जाना पड़ेगा गूगल पे या फिर हमारे ऐप पर, और वहां पर जाने के बाद आपको जो है, जब आप गूगल पर जाकर लिखोगे ना मैग्नेट ब्रेन्स और क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। अब यदि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली अभी तो आप हिंदी मीडियम वाले ही होंगे, राइट? तो भैया 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ मिलने वाला है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पर यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर आपको नर्सरी से लेकर 12वीं तक और साथ में ये सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स बढ़िया से वेबसाइट पर जाना है, शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है और बढ़िया से अपना जो भविष्य है वो आप लोगों को बनाना है। और यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और इसी तरीके से हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।